हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th में डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म में कई कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपको मैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, ऑलमोस्ट 10 के आसपास कुछ आइटम्स या टर्म्स गिवन है। आपको उसको किस तरीके से ट्रीट करना है वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट। ये हमारा पार्ट 3 का बी पोर्शन है। पार्ट 3 का ए पोर्शन और मेन 3 पोर्शन सेकेंड फर्स्ट सब हो चुका है, राइट। तो देखते हैं किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को आप करेंगे, समझेंगे, राइट। हमारा क्वेश्चन है ए बी, ये दो पार्टनर हैं एंड दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट। हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों का जो रेशियो है वो है 3:2 जो वो आपस में शेयर करेंगे। एग्रीड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और एग्री हो रहे हैं कि वो फर्म का डिसोल्यूशन करेंगे ऑन 31 मार्च 2023, राइट, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला पॉइंट है ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, राइट। स्टॉक की बुक वैल्यू होगी उसका, ए एक पार्टनर है, उसने उसका 50% टुक ओवर किया, ठीक है। कितने पर? 20% के डिस्काउंट पर। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कि जब कभी कोई पार्टनर टेक ओवर करता है किसी एसेट को तो हम उस पार्टनर को डेबिट करते हैं। तो एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कितनी वैल्यू आएगी, कैसे वैल्यू निकालनी है, वो हम अपने आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको जैसे जैसे फिगर्स गिवन होंगी हम उसके अंदर चीज़ों को करेंगे। अभी हम क्वेश्चन को सिर्फ समझा रही हूँ ना। सेकेंड, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। जो भी स्टॉक की वैल्यू है ना, उस स्टॉक की वैल्यू का 50% निकाला, वो तो ए लेके चला गया 20% के डिस्काउंट पर, यानी जो रिमेनिंग बचा वो भी 50% बचा। अब जो रिमेनिंग स्टॉक है 50% उसको बेच दिया गया, किस प्रॉफिट पर? 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया गया। अब इसका क्या अमाउंट आएगा, कैसे अमाउंट कैलकुलेट होगा वो हम निकाल लेंगे, लेकिन रिमेनिंग यानी कि जो भी स्टॉक की वैल्यू उसका 50% ए लेके चला गया एंड 50% उसको बेच दिया, ठीक है। जब बेच दिया तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक को हम डेबिट करेंगे, राइट। एंड बाकी तो रियलाइजेशन में जाना ही है, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज 12,000 आउट ऑफ द सन्ड्री डेटर वर नॉट रिकवर्ड, यानी कि डेटर्स से हमने पैसे लेने थे। उन डेटर्स में जो डेटर्स हैं उन्होंने 12,000 रुपये जो है, डेटर्स में से 12,000 रुपये जो है वो रिकवर्ड नहीं हुए, राइट। Now, the fourth point is land and building realized for rupees 1,40,000। हमारी जो भी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रही जब उसको रियलाइज किया गया तो हमें कितने रुपए से रियलाइज किया गया? 1,40,000 से हमें उसको रियलाइज किया गया, ओके। नाउ फिफ्थ पॉइंट, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट लेस 10% लेस देन द बुक वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक जरा आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स, यानी कि जो क्रेडिटर है उसका हाफ, उसको जो पेमेंट करनी है तो उसके लिए हमने उसको क्या दिया? हमने उसको प्लांट एंड मशीनरी दी, वो भी 10% की वैल्यू लेस करके। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि यदि आप किसी लाइबिलिटी को एडजस्ट सेटल्ड कर रहे हैं किसी एसेट के एडजस्टमेंट्स के साथ, तो यहाँ पर आप कोई ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री की फॉर्म में नहीं करोगे, कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। एंड कैश ऑफ ₹5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, ठीक है। यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी को एक्सेप्ट किया और प्लांट एंड मशीनरी की जो भी बुक वैल्यू रही होगी उसका 10% कम करके एक्सेप्ट किया, और बाकी जो 5,000 है वो फुल, जो बाकी का बच गया उसकी जगह 5,000 पे किया गया उनके फुल सेटलमेंट में, जो भी उनका क्लेम होगा उनके फुल सेटलमेंट में उसको पे आउट किया, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज remaining creditors were paid at a discount of 10%।
यानी कि जो भी आपका ट्रेड क्रेडिटर्स था, उस ट्रेड क्रेडिटर की वैल्यू में उसको हमने प्लांट एंड मशीनरी दी, उसने एक्सेप्ट की, लेकिन जो भी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी उसकी 10% लेस देन एक्सेप्ट की, और बाकी का जितना भी बच गया वो 5000 उसने फिर सेटलमेंट पूरा ले लिया, ये ऊपर वाले पॉइंट में बोला। उसके बाद हाफ तो हमने कर दिया ये सब, उसके बाद जो हाफ क्रेडिटर्स बचे हैं, रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचे हैं, उनको जो पेमेंट दी गई है वो 10% के डिस्काउंट पर पेमेंट की दी गई है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹5000, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 5000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, उसकी एंट्री हमें पास करनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जेड, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर पेड ₹500। क्या मतलब है इसका, जेड एक पुराना कस्टमर है जिसके अकाउंट को हमने राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल कि अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे पैसे डूब गए एज अ बैड डेट। नाउ उसने ₹500 हमें पे कर दिया, ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड हो गया। अभी देखेंगे इसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, राइट। सीधे सीधे इसकी एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विच इज़ बैड डेट रिकवर्ड, एंड 500 आप उसको क्रेडिट साइड में दिखाओगे रियलाइजेशन के, ठीक है। नाउ अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹1000 वॉज पेड। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इट मे बी हैपन और इट मे बी नॉट हैपन, लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी पेड हो गई, कितने से, 1000 से, ठीक है। तो ये एक तरह की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो बताओ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000, तो इसका मतलब ये फर्नीचर हमारा रियलाइज हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फर्नीचर हमारा कितना चला गया, 10,000 से हमें बेच दिया। बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किया गया, और इस कंटिन्यू क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें हमें कुछ बैलेंस शीट गिवन है, क्योंकि जितने भी हमें आइटम्स दिए हैं उनमें हमें कुछ एसेट्स के बारे में बोला गया, तो उसकी वैल्यूज़ भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो लिखा है द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट वॉज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड है हमारी, ये एसेट साइड है हमारी। लाइबिलिटी साइड में हमें ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है 80,000 के, बिल पेबल गिवन है, बिल्स पेबल 25,000 का, लोन बाय बी अकाउंट गिवन है 15,000 का, रिजर्व हमें गिवन है 34,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें गिवन है 11,000 का, और पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस गिवन है ए और बी का विच इज़ 90,000, 30,000, द टोटल वुड बी 1,20,000। इन दी एसेट साइड हमें कैश गिवन है 6,000, बैंक गिवन है 30,000, स्टॉक गिवन है 80,000, डेटर्स गिवन है 66,000 जिसमें ऑलरेडी प्रोविज़न है 6,000, तो वैल्यू कितनी आ गई 60,000। लोन टू ए 10,000, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 33,000, फर्नीचर गिवन है 10,000, गुडविल गिवन है 15,000, प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है ₹1,000 एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 10,000, एंड जो टोटल बैलेंस है बैलेंस शीट का वो है 2,85,000। राइट, you have to prepare the realization account, partners loan account, partners capital account and bank account। अब पार्टनर्स लोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो लोन है, लोन बाय बी एंड लोन टू ए। यहाँ बी से लोन लिया है और यहाँ पे ए को लोन दिया है, तो आपको दोनों ही लोन अकाउंट बनाने होंगे, ठीक है। चलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, और मैं एक बार अपना इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, और सेकेंड इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि बैलेंस शीट में हमें क्या आइटम दिया है, कितने की वैल्यू गिवन है, और फिर किस किस पर एडजस्टमेंट है।
जैसे स्टॉक पर एडजस्टमेंट है तो आपने ये ध्यान रखना है कि स्टॉक 80,000 है, इस पर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। डेटर्स हैं, डेटर्स पर एडजस्टमेंट है तो उसका ध्यान रखना है। लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, उसका ध्यान रखना है, राइट। क्रेडिटर्स पर एडजस्टमेंट है, उसका ध्यान रखना है। और उसके अलावा फर्नीचर है, फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन को समझते हैं और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। ये हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में ये हमारा डेबिट साइड होगा, राइट, और ये हमारा क्रेडिट साइड होगा। इज इट क्लियर? चलिए, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं सभी लाइबिलिटीज़ को, राइट। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले कैश गिवन था, कैश का तो हम अभी कैश या बैंक तो हम लिखेंगे नहीं, राइट। हम एसेट से शुरू करते हैं, वो तो उसका स्पेसिफिक अकाउंट बनता है कैश या बैंक का। तो सबसे पहले हमें सन्ड्री डेटर्स में सन्ड्री एसेट्स में स्टॉक गिवन था, स्टॉक था 80,000, हमने उसको ट्रांसफ़र किया। देन डेटर्स गिवन थे, डेटर्स 66,000 गिवन थे, वो हमने ट्रांसफ़र किया। ऑलवेज रिमेंबर, इस सन्ड्री डेटर हमारी एसेट है और इस एसेट के अगेंस्ट एक प्रोविज़न था 6,000 का, तो वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 6,000, क्योंकि यहाँ पर एसेट ट्रांसफ़र होती हैं, यहाँ पर कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन किसी एसेट के अगेंस्ट यदि कोई रिजर्व है तो आप उसको भी ट्रांसफ़र करोगे, राइट। तो स्टॉक गिवन था हमने 80,000, वो ट्रांसफ़र कर दिया। डेटर्स गिवन थे 66,000, हमने उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन उन डेटर्स के अगेंस्ट जो प्रोविज़न था 6,000, वो भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ओके। उसके अलावा हमें प्लांट एंड मशीनरी गिवन थी 30,000, वो हमने ट्रांसफ़र किया। लैंड एंड बिल्डिंग गिवन थी, वो हमने ट्रांसफ़र किया। फर्नीचर गिवन था 10,000, वो हमने ट्रांसफ़र किया। गुडविल 15,000, वो हमने ट्रांसफ़र किया। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, वो भी हमने ट्रांसफ़र किया। बात समझ में आ रही है? ये सारे एसेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए। इन एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद क्या हमें कुछ लाइबिलिटीज़ भी गिवन है जो हमें ट्रांसफ़र करनी चाहिए? हाँ बेटा, हमें गिवन थी, क्रेडिटर्स गिवन थे, बिल्स पेबल गिवन थे, तो हमने क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफ़र कर दिया 80,000 से एंड बिल्स पेबल को भी ट्रांसफ़र कर दिया 25,000 से। क्लियर है? तो हमने सारी एसेट्स एंड सारी लाइबिलिटीज़ को जो है ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके बाद हम अपने एडजस्टमेंट में जाएंगे। हमें एडजस्टमेंट में क्या क्या कहा गया है कि हमने कैसे पेमेंट की है, किस तरीके से एसेट को रियलाइज किया है, रियलाइजेशन के दौरान कौन कौन से खर्चे हैं जो बैंक ने पे किए हैं। अब हमें उन चीज़ों को देखना है। तो जो हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट था उसमें बोला गया था कि ए जो पार्टनर है उसने स्टॉक का 50% वैल्यू जो है वो टेक ओवर कर लिया, वो भी 20% के डिस्काउंट पर। क्लियर है? तो वो भी साथ के साथ देख लेते हैं कि हमारी स्टॉक की वैल्यू क्या थी। हमारे स्टॉक की जो वैल्यू थी, बुक वैल्यू जो थी वो थी 80,000। हमारे स्टॉक की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 80,000 थी। उसका कितनी परसेंट टेक ओवर किया है? 50%। तो इसका 50% कितना होगा? 40,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 40,000, राइट। अब 40,000 में से कितना परसेंट का डिस्काउंट है? 20%। तो इसका 20% हम 40,000 में से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा? 8,000। तो हमारा कितना हो गया? ये 32,000। और क्योंकि ये स्टॉक ए ने टेक ओवर किया है तो हमारा क्या लेजर बनेगा इसमें? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ये जो स्टॉक है 32,000 ये हम यहाँ पे शो कर देंगे जिस तरीके से हमने अमाउंट को निकाला है, ठीक है। जब ए टुक ओवर कर रहा है 50% स्टॉक को, तो रिमेनिंग स्टॉक अभी भी 50% बचा होगा। तो आगे एडजस्टमेंट में कहा गया था कि जो स्टॉक है रिमेनिंग उसको बेच दिया गया, यानी कि उसको रियलाइज कर दिया गया। कितने परसेंट के प्रॉफिट पर? 30% के प्रॉफिट पर। तो अगेन रिमेनिंग हमारा 40,000 बचा, तो अब वहाँ पर 20 की जगह 30% निकालेंगे, राइट। तो देख लेते हैं एक बारी, हमारा रिमेनिंग स्टॉक कितना था? 40,000 हमारा रिमेनिंग स्टॉक बचा था, जिसको सोल्ड किया जा रहा है कितने परसेंट के प्रॉफिट पर? 30% के प्रॉफिट पर उसको बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट को तो हम प्लस करेंगे, राइट। तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 12,000। जब हमने 40,000 का 30% निकाला तो हमारा कितना आ गया? 12,000 आ गया। तो टोटल कितनी आ गई वैल्यू? 52,000। कितनी आ गई? 52,000 टोटल आ गई। तो जो हम एसेट को रियलाइज करेंगे तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हमने बाय बैंक अकाउंट करके स्टॉक जो रिमेनिंग था वो 52,000 लिख दिया।
52,000 कहाँ से आया आपको मैंने बता दिया, क्लियर हो गया। थर्ड हमारा पॉइंट था कि सन्ड्री डेटर्स जो थे 12,000 से रिकवर्ड नहीं हुए, 12,000 से रिकवर्ड नहीं हुए। तो अब आपको ये देखना है कि हमारे डेटर्स थे कितने के, राइट, वो आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अभी हमारे जो डेटर्स थे वो थे 66,000 के। कितने के थे? 66,000 के हमारे डेटर्स थे, राइट। और 12,000 रुपये अब हमें रिकवर्ड नहीं होंगे, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमारी एसेट कितने से रियलाइज हो जाएगी? 54,000 से। तो हमने डेटर्स जो रियलाइज किए वो 54,000 से कर दिए। बात समझ में आ रही है, राइट। और उसके अलावा हमें नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है वो क्रेडिटर्स का दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि क्रेडिटर ने प्लांट एंड मशीनरी की जो है वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट कर ली, और आधा क्रेडिटर जो है, हाफ क्रेडिटर जो है वो एडजस्ट हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी कोई एंट्री तो होती नहीं। अगर कोई लाइबिलिटी एडजस्ट होती है, लाइबिलिटी सेटल्ड होती है, किसी एसेट की वैल्यू से एडजस्ट होती है, तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी है तो हमारी टेंजिबल एसेट, और प्लांट एंड मशीनरी बीइंग अ टेंजिबल एसेट, इसको रियलाइज करना पड़ेगा इसकी बुक वैल्यू से। तो बुक वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है प्लांट एंड मशीनरी की? आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, ठीक है। तो कितनी गिवन है? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है 30,000। तो हम 30,000 से ही उसको रियलाइज करेंगे। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी अपनी, कि यदि कोई टेंजिबल एसेट है और टेंजिबल एसेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया रियलाइजेशन से रिलेटेड, तो जो उसकी बुक वैल्यू होती है उससे हम उसको रियलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट होती तो हम उसकी वैल्यू निल लेते रियलाइजेशन में, अगर उससे रिलेटेड, रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हमें ये समझ में आ गया कि हमने क्रेडिटर वाला जो पॉइंट था वो यहाँ क्यों नहीं देखा, क्यों हमने यहाँ पे ट्रीट नहीं किया। और हमें ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्लांट एंड मशीनरी है हमने उसको यहाँ पे 30,000 क्यों लिया, क्योंकि वो टेंजिबल एसेट है और रियलाइजेशन की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, तो हम उसको उसकी बुक वैल्यू को ही जो है वो यहाँ पे रियलाइज करते हैं 30,000 से। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी को 30,000 से रियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या कहा गया है वो भी एक बार देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जो रियलाइज की गई है वो 1,40,000 से की गई है, सीधे सीधे हमें पॉइंट गिवन है। तो हमने रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट करके लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 दिखा दिया, ओके। इसके अलावा फर्नीचर भी हमारे पास एक एसेट था, फर्नीचर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डेफिनेटली बिकॉज इट्स अ टेंजिबल एसेट, तो हम उसको रियलाइज कर देंगे। तो फर्नीचर हमने 10,000 से रियलाइज कर दिया, जो भी उसकी बुक वैल्यू थी। बात समझ में आ रही है? अब जैसे गुडविल है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल के रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस केस में उसकी जो रियलाइजेशन वैल्यू होगी वो निल होगी। यही रीज़न है कि यहाँ हमने गुडविल को रियलाइज नहीं किया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई आपकी वैल्यू है, टेंजिबल एसेट है आपकी कोई, ठीक है, अगर आपकी कोई टेंजिबल एसेट है और वो आपने ट्रांसफ़र किया है पहले, बट उसके रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस केस में आप उसकी बुक वैल्यू से ही उसको रियलाइज करोगे। लेकिन उसी सेम क्वेश्चन में या उस कहीं पर भी आपको इंटेंजिबल एसेट भी गिवन है और इंटेंजिबल एसेट की कोई रियलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस केस में जो उसकी रियलाइजेशन वैल्यू होगी वो निल होगी, आप उसको नहीं देखोगे। बात समझ में आ रही है? तो हमने अभी तक कितनी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं, जरा एक बार देखिए। हमने यहाँ पर हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, एसेट्स से रिलेटेड जो रिजर्व था उसको भी ट्रांसफ़र कर चुके हैं, यहाँ पर हम लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। एक पार्टनर है जिसने एसेट को टुक ओवर किया, हमने उसको भी यहाँ पर शो कर दिया। उसके अलावा अब हम रियलाइजेशन की भी सारी चीज़ें कर चुके हैं, जो जो एसेट हमारी रियलाइज हुई हैं। अब रियलाइजेशन होने के बाद हमारे पास जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ, अब हमारी कुछ आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ होंगी, हमें उनको सेटल्ड करना होगा, हमें उनको पेमेंट करनी होगी। तो जब रियलाइजेशन करते हैं तो बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि उतना हमें अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। लेकिन अब जब हमें पैसा मिल गया, अब हमने क्या करना है? अब हमें पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए लाइबिलिटीज़ पे करेंगे, तो हम क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट लिखेंगे एंड लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे। अगर आप देखो लाइबिलिटीज़ हमें दो गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है और बिल्स पेबल गिवन है।
बिल्स पेबल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर हमें पेमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हमने, अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है तो भी हमने आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करना होता है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई और नॉट। तो हमने बिल्स पेमेंट की तो वैल्यू निकाल ली, जो 25,000 गिवन थी वही हमारी वैल्यू पेमेंट में भी होगी। तो हमने टू बैंक अकाउंट करके बिल्स पेबल 25,000 लिख दिया, राइट। लेकिन अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूँ तो वहाँ रुक जाओ, क्योंकि क्रेडिटर्स में कुछ बोला गया था। क्रेडिटर्स में क्या कहा गया था? क्रेडिटर्स में कहा गया था कि जो भी आपके क्रेडिटर हैं उसका हाफ जो है वो प्लांट एंड मशीनरी ने 10% की वैल्यू पे एक्सेप्ट किया था, और बाकी का जो कैश था वो 5,000 के फुल सेटलमेंट में हो गया था, ठीक है। तो ये 41,000 कहाँ से आया, ज़रा वो एक बार देख लीजिए, राइट। ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ज़रा आप ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपको एक बार इसका एडजस्टमेंट पॉइंट दिखा देती हूँ। एडजस्टमेंट पॉइंट में क्या कहा गया है? एडजस्टमेंट पॉइंट में कहा गया है, आप यहाँ देखना ध्यान से। एडजस्टमेंट पॉइंट में कहा गया है कि जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी? 80,000 की क्रेडिटर की वैल्यू थी, राइट। जो 80,000 की क्रेडिटर की वैल्यू थी उसमें हाफ तो प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट हो रहा है, वो भी उसकी 10% की वैल्यू। तो उसका तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसका रीज़न आपको पता है। तो बाकी का रिमेनिंग हमारा कितना बच गया? 40,000 बच गया, ठीक है। अब जो बाकी का 40,000 बच गया वो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं जिस पे 10% का डिस्काउंट है, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो। तो इसका 10% कितना होगा? 4,000। तो 40,000 में से 4,000 चला गया तो रिमेनिंग कितना आपको पे करना है? 36,000। एंड जो रिमेनिंग था फुल सेटलमेंट के लिए आपने कैश भी 5,000 पे किया, तो टोटल आपको कितना पेमेंट करना है? उसको 41,000 की पेमेंट करनी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसके प्रीवियस वाले को तो हमने ट्रीट करना ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई एक्चुअल में कोई ट्रीटमेंट हुई नहीं है, ना तो कहीं पे पैसा आ रहा है ना जा रहा है, वो सिर्फ एडजस्ट किया है लाइबिलिटीज़ को, ठीक है। लाइबिलिटीज़ को सेटल्ड किया है एसेट्स के अगेंस्ट। तो जो रिमेनिंग डेटर्स थे 40,000 थे, उसका 10% जो डिस्काउंट निकाला 36,000 आया, एंड 5,000 आप कैश पे कर रहे हो फुल सेटलमेंट के लिए। तो टोटल अमाउंट जो आप पे कर रहे हो वो 41,000 आप पे कर रहे हो, राइट। तो इस 41,000 को पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में कितना? 41,000, राइट। तो आपने लाइबिलिटी को भी पे कर दिया 41,000 से। तो अगर अब आप ऊपर देखो तो आपने सारी चीज़ें ऊपर कर ली हैं। आपने यहाँ पे सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लिया, एसेट के अगेंस्ट जो रिजर्व था उसको ट्रांसफ़र कर लिया, आपने लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लिया, पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर कर लिया, आपने उसको भी ट्रांसफ़र कर लिया, आपने बैंक को भी रियलाइज़ कर लिया। टेंजिबल एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तब भी उसको रियलाइज़ कर लिया। इंटेंजिबल एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसको आपने रियलाइज़ नहीं किया। रियलाइजेशन के बाद आपने उसकी लाइबिलिटी की भी पेमेंट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपको आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसमें कहा गया है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट है ना वो 5,000 है। तो टू बैंक करके आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया 5,000, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जेड एक ओल्ड कस्टमर है जिसके अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया गया था एज अ बैड डेट पिछले साल। अब आप उसको पेमेंट कर रहे हो, यानी कि बैड डेट रिकवर्ड हो गया। तो रियलाइजेशन में यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, आपका फ़ायदा हो गया, क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो आपका फ़ायदा हो गया। तो आपने बाय बैंक करके बैड डेट रिकवर्ड लिख दिया 500। क्लियर हो गया। उसके बाद एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी 1,000 रुपीज़ की जिसको पे किया गया, राइट। तो वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या करनी है? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को आपने पे करना है, तो टू बैंक करके आपने कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी 1,000 पे कर दिया, ओके। अब उसके बाद आपने सब कुछ कर दिया, अब आपको अकाउंट को टैली करना है और डिटरमाइन करना है कि एक्चुअली क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का आप टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 4,29,500 आ रहा है। बट डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट का शॉर्ट है। कितने से शॉर्ट है वो हमें कैसे पता लगेगा? डेबिट साइड में जो बाकी के रिमेनिंग अमाउंट है आप उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2,35,000, 66,000, 5,000, 1,000, इन चारों अमाउंट को आप 4,29,500 से माइनस कर देंगे। जो बच जाएगा वो होगा 1,22,500, ठीक है। हमारे पास कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, ए और बी, और उनका ओल्ड रेशियो कितना गिवन है? 3:2 गिवन है। दैट इज़ 3/5 और 2/5। तो 3/5 मल्टीप्लाई में 122,500, तो हमारा जो गेन आया ए का वो आया 73,500, ओके। ऐसे ही हमें बी का भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1,22,500 मल्टीप्लाई में 2/5, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा
49,000। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट को, गेन को रियलाइजेशन के डिटरमाइन कर लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 73,500 एंड 49,000। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने बनाया है। अभी हमने 2 लोन अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो वो भी हम साथ के साथ देख लेते हैं, और हमें बैंक अकाउंट भी बनाना है। अगर आप लोन देखें तो लोन की हमें 2 इन्फॉर्मेशन गिवन थी, एक बार जब बी के द्वारा लोन लिया गया था, और एक बार तब जब हमने ए को लोन दिया था। बात समझ में आ रही है? तो उस केस में बी के द्वारा जो लोन लिया गया था उसका जो बैलेंस था, तो भाई उसने लिया है लोन, तो क्रेडिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? 15,000 हो गया, राइट। अब जब पेमेंट होगी तो टू बैंक करके 15,000 चला जाएगा, सिर्फ इसमें इतना सा ही था। एंड लोन टू ए अकाउंट में क्या था? लोन टू ए अकाउंट का मतलब क्या है कि ए को लोन दिया है तो उसको पैसे मिले होंगे इसका अकाउंट, तो फिर बाय बैंक करके लिख दिया 10,000, और उसका ओपनिंग बैलेंस क्या रहा होगा जब उसने लोन लिया होगा? 10,000। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोन बाय बी है, तो किसी पार्टनर के द्वारा लोन लिया जा रहा है तो बैलेंस बी डी कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। और अगर किसी को लोन दिया जा रहा है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे? डेबिट में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसे अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन अकाउंट किया होगा, एंड जब बी ने पेमेंट करी होगी तो बीज अकाउंट डेबिट टू बीज लोन बाय बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक किया होगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा लोन अकाउंट जो है वो हो गया होगा। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस अकाउंट इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ दिस अकाउंट इज द क्रेडिट साइड। आप सभी को पता है कि जब हमें पार्टनर को कोई चीज़ देनी होती है तो उसके अकाउंट को हम बढ़ाते हैं, उसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब जब वो बैलेंस बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और यदि हम पार्टनर से कोई चीज़ लेते हैं या हम चार्ज करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि भाई आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो उस क्वेश्चन में जो सबसे पहला आपको बैलेंस गिवन था वो जो कैपिटल का बैलेंस गिवन था बैलेंस शीट में, वो 90,000 30,000 गिवन था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे। बाय बैलेंस बी डी, ए का बैलेंस 90,000 एंड बी का बैलेंस 30,000। क्लियर हो गया? आपने अभी ही रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, उसमें आपने प्रॉफिट को डिटरमाइन किया है, और आपका प्रॉफिट ए और बी का कितना आया था? 73,500 एंड 49,000, राइट। तो आपने इसको भी क्या करना है? इसको भी आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। क्लियर हो गई बात? आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, जो भी रियलाइजेशन के दौरान प्रॉफिट या गेन हुआ है वो भी आपने ट्रांसफर कर दिया। उसके अलावा अगर किसी तरह की आपने जैसे कि पार्टनर है, ए पार्टनर है, उसने कोई एसेट टुक ओवर की थी, तो हमने एंट्री क्या करी थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन रियलाइजेशन में शो किया था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन स्टॉक में 32,000 दिखाएंगे। ठीक है ना, हम करते हैं ना रियलाइजेशन में, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते थे? बाय ए करके लिखते थे ना स्टॉक जो उसने टुक ओवर किया, तो यहाँ पर उसकी लेजर पोस्टिंग ए में ही तो करेंगे बाय रियलाइजेशन स्टॉक करके। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके अलावा बैलेंस शीट में आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट भी गिवन था, तो वो भी आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना गिवन था? 10,000 गिवन था। किस रेशियो से करेंगे? 3:2 से करेंगे, राइट। तो हमारा जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था वो कितना था? 10,000 था। हमें इसको किस रेशियो में बांटना है? 3:2 में बांटना है। तो यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई में 10,000, तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6,000, जो आपने ए में लिख दिया। ऐसे ही आप 2/5 करोगे 10,000 का, तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 4,000, तो आपने वो बी में लिख दिया। बात समझ में आ रही है? तो आपने ए में और बी में दोनों में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर दिया, ओपनिंग बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर दिया, लोन भी ट्रांसफ़र कर दिया। उसके अलावा आपको 2 चीज़ें और गिवन थी क्वेश्चन में। एक तो आपको गिवन था रिजर्व, और आपको गिवन था प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो आपने रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हमें रिजर्व जो गिवन था वो गिवन था हमें 34,000 का। तो अगेन हमने इस 34,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में 3:2 में, दैट इज़ 3/5। जब हमने 34,000 को मल्टीप्लाई किया 3/5 से, तो हमारा कितना आया? 20,400, तो वो हमने ए में लिख दिया। ओके, इसी तरीके से जो रिजर्व की वैल्यू थी 34,000 की, हमने उसका
2/5 करना है, एंड 2/5 किया तो हमारा कितना आया, 13,600 आया, वो हमने बी में लिख दिया। इसी तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गिवन था हमारी बैलेंस शीट में, लेकिन वो जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन था वो क्रेडिट साइड में गिवन था, तो हम उसको यहीं पर ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में। तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं एक बार। तो P&L की जो अमाउंट गिवन था, P&L का हमें अमाउंट गिवन था 11,000, ठीक है। तो हम 11,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में। तो 11,000 मल्टीप्लाई में 3/5, राइट, तो कितना आ गया हमारा 6,600। ओके, ऐसी हमें 11,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हमने 2/5 में करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 4,400। तो ये भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, रियलाइजेशन यानी कि जो गेन हुआ है हमें रियलाइजेशन के दौरान उसको भी हमने ए और बी दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितना भी बैलेंस शीट में रिजर्व गिवन था, मतलब जितना भी अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है ना, और जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो हम यहाँ पर बांट देते हैं। तो हमने रिजर्व्स को भी एग्जिस्टिंग पार्टनर में बांट दिया उनके ओल्ड रेशियो में, और प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांट दिया। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का गिवन था, अगर डेबिट बैलेंस का गिवन होता तो आप यहाँ पर लिखते, ठीक है। और फिर जो पार्टनर ने एसेट टुक ओवर की वो भी हमने लिख दी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंडिचर जो था वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम जो पार्टनर को पेमेंट करेंगे, फाइनल पेमेंट कैसे निकालेंगे वो हमें बहुत अच्छे से देखना है। तो हम पहले ए का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 90,000, 73,500, 20,400, 6,600, इसको जोड़ लिया तो कितना आ गया, 1,90,500, राइट। उसमें से 32,000 माइनस होगा, 6,000 माइनस होगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो फाइनल पेमेंट होगी, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैंक करके लिख देंगे 1,52,500। ओके, ऐसे ही हमें क्रेडिट साइड में बी का भी टोटल करना है, 30,000, 49,000, 13,600, 4,400, इनका टोटल किया तो कितना आया, 97,000 आया। ओके, अब इस 97,000 को हम 4,000 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 93,000 आ जाएगा। ये हमारा 97 में से 4,000 माइनस हो तो 93 आया, तो 93,000 हमारा क्या है, फाइनल पेमेंट है जो हम पे कर रहे हैं। तो एक बार हम बैंक अकाउंट देख लेते हैं। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था 30,000, हमने वो भी लिख दिया। कैश में हमें गिवन था 6,000, हमने उसको भी नोट डाउन कर दिया। जब हमें एसेट रियलाइज हुई, तो जितनी भी हमें एसेट रियलाइज हुई है तो डेफिनेटली वो बैंक अकाउंट से जाएगी, तो उसका जो टोटल अमाउंट था वो हम लिखेंगे। एक एक एसेट की जगह अच्छा है कि हम उसका टोटल लिख दें। तो आप एक बार रियलाइजेशन अकाउंट दिखाती हूँ मैं आपको। रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखो, जब एसेट रियलाइज हुई तो जो हमें पेमेंट रिसीव्ड हुआ था वो कितने से हुआ था, 2,86,000। आप याद रखें, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक का कहाँ कहाँ यूज़ किया है, बाय बैंक अकाउंट 286,000, बाय बैंक 500, टू बैंक जो आपने पेमेंट करी है, टू बैंक जो आपने पेमेंट करी है, टू बैंक आपने जो पेमेंट करी है, तो डेफिनेटली इसको आप ट्रांसफ़र करोगे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो आपने टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, आपने कैश में भी 6,000 लिख दिया, जो आपकी एसेट रियलाइज हुई 2,86,000 वो भी आपने लिख दिया। आपको बैड डेट रिकवर्ड हुआ था 500 से, वो भी आपने लिख दिया, ठीक है। और आपने जो लोन टू ए है वो भी आपने 10,000 लिख दिया। उसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ आप पे कर रहे हो, आपने लाइबिलिटी पे की 66,000 की, तो वो आपने लिख दी। आपने एक्सपेंस पे किया 5,000, वो भी आपने पे कर दिया, राइट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 1,000, वो भी आपने पे कर दी, तो सब बाय रियलाइजेशन में जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके अलावा बी का जो लोन था 15,000, वो भी आपने लिख दिया। और जो फाइनल पेमेंट ए और बी को होनी है 1,52,593,000, वो भी आपने लिख दिया। अब आप दोनों का टोटल करेंगे तो बैंक अकाउंट टोटल टैली कर जाएगा, विच इज़ 3,32,500, 3,32,500। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन होता है। और डिसोल्यूशन में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या तो सीधे सीधे आपसे जर्नल एंट्री पूछ ली जाती है, या आपसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। तो आपको सारी एंट्रीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर एंट्रीज़ क्लियर नहीं है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। रियलाइजेशन जब जर्नल क्लियर होगा, क्लैरिफाई आ जाएगा, तो लेजर आप इजीली उसमें लेजर पोस्टिंग कर सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। तो मेरी ऑलमोस्ट 4 to 5 वीडियोज़ डिसोल्यूशन चैप्टर की हो गई हैं।
आप वहाँ पे बड़े आसानी से जा कर के जर्नल एंट्रीज़ का पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं, पूरी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है वो कर सकते हैं। एक पार्ट तो मैंने इस बात पर भी बनाया है, जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशंस हैं या बुक से या फिर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने एक वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज ही डिस्कस करी हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो वहाँ से आप जर्नल एंट्रीज़ को अच्छे से कर सकते हैं एंड फिर उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी होगा समझने में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसको डालिएगा, मैं इस कमेंट बॉक्स में देख करके आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट कर दूँगी। और आगे की पार्ट की वीडियोस के लिए रेडी रहिएगा। 1 या 2 दिन में मैं अपने आगे की पार्ट की वीडियोस भी डालूँगी। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।